आंसर आप लोग बताएंगे, उसके बाद इस पर चर्चा थोड़ा बहुत की जाएगी क्वेश्चन पे। सबको पता है बी नंबर होगा, तो बी नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे आंसर होगा इसका, तो ऐसा नहीं बताना, थोड़ा बहुत इस पर डिस्कशन भी करना है हम लोग को। आंसर तो हो जाएगा बी, ठीक है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। अगर पूछ दिया इसका फादर कौन है, जॉन मिनार्ड कीन्स, ठीक है ना, कीन्स होता है, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, क्या नाम है उस बुक की, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अच्छा, अगर सवाल पूछ दिया कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, तो क्या होगा, कल मैंने बताया था सेकंड। अगर पूछ दिया कि किस 5 ईयर प्लान के द्वारा, तो सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1956 से लेकर 1961 तक। देखिए चीज़ें हम लोग 5 ईयर प्लान पढ़े नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको थोड़ा जानना जरूरी है यहाँ पे कि क्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद अच्छा, चलिए बताइए पूंजीवाद का तात्पर्य क्या है। देखिए पूंजीवाद का जो तात्पर्य है, बाजार का उपयोग, पूंजी का सरकारी स्वामित्व, पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व, घर और करों का निजी स्वामित्व। देखिए पूंजी का अगर सरकारी स्वामित्व होगा तो क्या हो सकता है इसका, तो यहाँ पे होगा समाजवाद, समाजवादी के बारे में बात कर रहा है। अगर यहाँ पे पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा पूंजीवाद। अगर पूछ जाए कि पूंजीवाद का जनक कौन है, तो क्या होगा इसका आंसर, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। इन्होंने बुक भी लिखी थी जो बताया गया था, कौन, द वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति। अच्छा, अहस्तक्षेप की नीति किसके लिए प्रयोग किया गया था, सरकार के लिए प्रयोग किया गया था सारा चीज, ठीक है ना। और इसमें जो इन्होंने बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन में किनके बारे में बात किया था, इन्होंने बात किया था इसमें बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में, बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात किया था, बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने बात किया था, ठीक है ना। देखिए चीज़ें है कि अगर प्रीलिम्स, सबको पता होगा कि अगर प्रीलिम्स पास करना होगा हम लोग को, तो हम लोग को मैक्सिमम सवाल बनाना होगा ऑब्जेक्टिव, वो जहाँ से भी आपको मन करे। जैसे मान लीजिए कि मैं जितना बनवा रहा हूँ यहाँ पे बनवा ही रहा हूँ, इसके अलावा आपको भी और कहीं से 16 सवाल बने, आपको बनाना है, नहीं आएगा पूछना है। अगर क्लास में सारे सवाल बनाया था नहीं बन रहा था, उसमें हम बैठ कर देखेंगे क्या दिक्कत उसमें क्यों नहीं बन रही है, समझ में आ रहा है ना सबको। जब तक आप सवाल नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आप सोचेंगे डायरेक्ट जाकर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना लेना, इतना आसान नहीं है वहाँ पे बना पाना। इतना तो मान के चलना है कि जितना चीज़ आप पढ़ के यहाँ से जाएंगे, एग्जाम हॉल में 2 घंटा पढ़ने घुसा दे रहा है आजकल, सबको पता है। 2 घंटा में ऐसे नींद लग जाएगी, आधा तो ऐसे ही भूल जाता है आदमी, है कि ना। 2 घंटा बैठने में समझ रहे हैं, 2 घंटा आपको बैठना है कि वेट करना है कि अब एग्जाम सवाल आएगा, दिमाग में
तरह तरह की बातें कि भाई कौन सा सवाल आएगी नहीं आएगी, क्या होगा नहीं होगा, आधा तो ऐसे ही निकल जाता है, बचा आधा। अब आधा में कन्फ्यूजन भी है, ठीक है ना। आजकल बीपीएससी बहुत क्लोज ऑप्शन भी बना रहा है, थोड़ा देखेंगे अगर पैटर्न आप समझेंगे तो बहुत क्लोज ऑप्शन। इकोनॉमिक्स में पिछले जो सवाल पूछा था 1969 वाला में इकोनॉमिक्स से, वो तो लग रहा था कि आईए से भी टॉप पूछ दिया सवाल। मतलब इकोनॉमिक्स से 10-11 सवाल के आसपास में पूछा था, 8-9 13 सवाल, 10-11 वहीं 12 हो रहा। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, अगर उस पर अगर ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होगी ना तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। पहले तो इतना बड़ा बड़ा सवाल दिया था, वो ऑप्शन उसी तरह के दिए थे, इतना कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन था कि मैं इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ इतना दिनों से, फिर भी मुझे ही बैठ कर सोचना पड़ गया कि भाई आंसर इसका क्या होगा। एक आंसर नहीं निकला, इतना प्रेशर था कि नहीं निकला इसका आंसर। लास्ट में मैंने मारा, इसे तुक्का लड़ गया सही संजोग से, मतलब चलो मार देते हैं, भी देखते हैं। आजकल नेगेटिव भी है तो और डर से भी क्वेश्चन बनाना है कि दादा कहीं गलती हो गया तो क्या होगा। नेगेटिव नहीं रहता था पहले, क्या होता था लोग 150 का 150 दे रहे हैं पूरा, अब नहीं। अब है कि एक और बात है, बिहार के एग्जाम कितना भी टफ बना दें, लगभग 50-60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम फैक्ट होंगे, उस पर आपको पूरा कमांड होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो भी सकती है, तो फैक्ट गलत नहीं होना चाहिए। अब फैक्ट तभी आएगा जब लगातार प्रीवियस ईयर बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, समझ में रहा है ना। क्योंकि 150 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बिहार 150 कॉन्सेप्ट वाला डाल देगा, वो नहीं डाल पाएंगे। उन लोगों को तो पता होना चाहिए जो बना रहे हैं, है कि नहीं, तो वो लोग भी नहीं डाल पाएंगे। तो 50-60 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एकदम फैक्चुअल होंगे, करेंट हो चाहे साइंस हो। आजकल साइंस में साइंस टेक पूछ रहा है, देख रहा हूँ मैं 1-2 पैटर्न से समझ में आ रहा है। प्रॉपर साइंस नहीं पूछ रहा है, अब थोड़ा बहुत उसमें साइंस टेक घुसा रहा है, तो उसको आपको क्या करंट जब पढ़ेंगे साइंस वाला तो थोड़ा चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी चीज़ का करंट तभी समझ में आएगा जब आपका उस सब्जेक्ट पर बेसिक्स तैयार होगा। मान लीजिए कि बजट में कोई बोले कि भाई इस बार बजट में इतना डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट इतना है, प्राइमरी डेफिसिट इतना है, तो पता तो नहीं कि भाई डेफिसिट होता क्या है, पता नहीं कि फिजिकल डेफिसिट निकलता कैसे है, तभी तो आप वहाँ पे याद करेंगे। याद रटने से थोड़े बहुत सारी चीज़ रटने से याद नहीं हो पाएगी, उसको समझना होगा बार बार। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो चीज़ों को थोड़ा देखना होगा। चलिए चलिए इसका आंसर बताएंगे। बोला है कि कृषि, डेयरी, मछली पकड़ना और वानिकी किसके उदाहरण है? प्राइमरी सेक्टर के उदाहरण है। किसमें? प्राइमरी सेक्टर के उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, तृतीयक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर हम लोग इसको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा भाई? इसमें टीचर हो जाएंगे, हाँ, लॉयर हो जाएगा, जो भी है, लायर नहीं उसके बाद बैंकिंग हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इंडस्ट्रियल सेक्टर हम लोग इसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। जितने भी प्रकार की इंडस्ट्री है उसमें कुछ भी उत्पादन किया जाता हो, सारे के सारे इसी के अंतर्गत आएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर को और भी हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे किसी भी वस्तु का रूप में चेंज हो जाएगा, परिवर्तन होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। जहाँ पे ये सब काम होगा, कहाँ पे? इंडस्ट्री में ही हो पाएगा। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर भी हम लोग बोलते हैं ना, एग्रीकल्चरल सेक्टर भी हम लोग बोलते हैं। और भारत में अभी वर्तमान में लगभग 65% लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर तथा एलाइड सेक्टरों में काम कर रहे हैं। कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 55% लोग जो है वो डायरेक्ट रूप से इंक्लूड है इसमें, और 10% जो लोग हैं वह इनडायरेक्टली रूप से इसमें संलग्न है, काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत समझने में?
बोला है कि डॉट में ऐसी गतिविधियां शामिल है जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में बदल दिया जाता है जिन्हें हम औद्योगिक गतिविधि से जोड़ते हैं। इतना माहौल बनाया है। सिंपल आंसर है। देखिए, हाँ, जब जहां भी प्रोसेसिंग दिख रहा है, विनिर्माण के बारे में बात कर रहा है, तो कहाँ पे होगा? द्वितीयक क्षेत्रों में ही होगा। तो द्वितीयक क्षेत्र कहाँ चला गया जी? तो कहाँ पे होगा? द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र पता है, तृतीयक, अच्छा चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है अगर कोई पूछा जाए तो? उसमें किसको रखा जाता है? हाँ, जहाँ पे ज्ञान आधारित उद्योगों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, अब पांचवें क्षेत्र में, हाँ, जहाँ पे वैसे लोग इसमें रखा जाता है जो किसी भी राष्ट्र निर्माण के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाने का काम करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कौन से? पीएम। अच्छा, पीएम और राष्ट्रपति में सबसे पावरफुल कौन है? पीएम और राष्ट्रपति में? सुनिए, मैं क्वेश्चन क्या पूछा हूँ? मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन नहीं पूछ रहा हूँ। मैं सिंपल मैं पूछ रहा हूँ कि पीएम और राष्ट्रपति में सबसे पावरफुल है कौन? देखिए, वो तो आप लोग रियलिटी बोल रहे हैं ना। ऐसे अगर कोई पूछे तो हमेशा राष्ट्रपति के साथ जाना है कि राष्ट्रपति सबसे पावरफुल है। रियलिटी में है नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा ना। जैसे मैंने कल बताया भी था एग्जाम में कि वो उन्हीं का हाल है घर में बूढ़ों का। भाई, भले हम लोग घर में बूढ़ों का पावर ज़्यादा है, लेकिन है कुछ नहीं, बस लेकिन दिखाने के लिए खुश भी तो रखना है उन लोगों को। सारा संपत्ति वहीं कमा कर दिया है, लेकर भाग जाए कहीं, बेच उच दिया उधर, तो क्या होगा? तो समझना भी है चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इरिटेट कर रहा है अब, ऐसे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोनों आएगा, परिवहन और संचार, यानी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों आएगा। इसमें और भी बैंकिंग हो गया, टीचर हो गया, जितना भी है सारा का सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। कोई डाउट? बोला है कि हाँ, इसमें चलिए बताएंगे आंसर थोड़ा। तो बोला कि पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में डॉट से डॉट में और बदलाव आया है, कुल उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। अच्छा, कितने लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ हैं? फर्स्ट ऑप्शन जो बोल रहा है सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर, दूसरा बोला कि प्राथमिक से तृतीयक क्षेत्र, तीसरा बोला कि प्राथमिक से द्वितीयक क्षेत्र, और नॉन ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है विकसित देशों के बारे में, और मैंने बताया था जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें मैंने क्या बोला था कि डेवलप्ड इकोनॉमी उसको बोलते हैं जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का योगदान एकदम कम है, और सेकेंडरी सेक्टर तथा टर्सरी सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है। लेकिन केवल इतना नहीं है, और भी चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन में केवल यही दोनों पूछने के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग केवल इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जीडीपी का आकार बड़ा होगा, पीसीआई ज़्यादा होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ होगा या बहुत पहले हुआ होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पिछले 100 वर्षों में वही देश विकसित की कैटेगरी में जाएगा जहाँ पे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कितने बोल रहा है? ऑप्शन ए है, बोला है कि सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर। सेकेंडरी टू, देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी सेक्टर। यहाँ पे द्वितीय के बारे में बात नहीं कर रहा है। प्राथमिक विकसित देश उसी को बोलेंगे जहां पे द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का योगदान सबसे ज्यादा हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, हिंदी देखिए किसे कंफ्यूज किया। तृतीय क्षेत्र के लिए माध्यमिक को सेकेंडरी हम लोग बोलते हैं वैसे, तो सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर का योगदान ज्यादा होगा, वहीं विकसित देश की कैटेगरी में आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सो क्वेश्चन में किसी को यहाँ पे है किसी? हाँ, तो इसलिए तो
देखिए एक है, देखिए एक बैंकिंग हम लोग पढ़ेंगे तो आता है NDTL। कौन जानता है NDTL के बारे में? आप तो जानते हैं। नेट डिमांड एंड टाइम डिपोजिट, टाइम लाइबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। बहुत आसान है। एक है क्या, सिंपल, अगर कोई पूछे कि NDTL होता क्या है, तो किसी भी बैंकों की जो जमा पूंजी होती है ना, उसी को हम लोग NDTL बोलते हैं। लेकिन इतना आसान है नहीं, बस समझने के लिए इतना याद कर सकते हैं। अगर कोई एकाएक पूछे कि भाई NDTL होता क्या है, तो हम लोग बोलेंगे किसी जो भी बैंक है, तो बैंकों की जो जमा पूंजी होती है टोटल, भाई एक बैंकों के बाद आज कितना पैसा निकाला गया, कितना पैसा डाला गया, शाम को जब उसको कैलकुलेशन करके रखेंगे तो बैंकों की NDTL कहलाती है। मान लीजिए सिंपल, वही NDTL कहलाती है, जिसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब हिंदी सुनिए, इसका है नेट शुद्ध देयता एंड सावधि, शुद्ध मांग एवं सावधि देयता। टाइम को यहाँ पर, ये जो टाइम है ना, टाइम को इंग्लिश में हिंदी बोलते हैं सावधि, समय नहीं बोलते हैं, सावधि बोलते हैं। अब यहाँ पे जिसको पता नहीं होगा NDTL इंग्लिश में, वो सावधि में कंफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ पे दे रहा है कि शुद्ध मांग एवं सावधि देयता, देयता लायबिलिटीज को बोलते हैं देयता। लायबिलिटीज क्या होती है समझ रहे हैं? लायबिलिटीज का सिंपल नहीं, दायित्व नहीं, वो यहाँ पे दायित्व नहीं होगा। यहाँ पे जो देयता है, इसका मतलब होता है कि भाई कितना कर्ज है आपके ऊपर। सिंपल समझिए, मान लीजिए कि मैं अगर बैंकों में जमा किया हूँ पैसा, तो बैंकों के ऊपर लायबिलिटीज है वो, मैं जब डिमांड करूंगा अपना पैसा निकाल सकता हूं। लेकिन देयता दो प्रकार की होती है, एक होती है जो डिमांड देयता होती है और एक टाइम देयता होती है। डिमांड देयता का सिंपल मतलब जिसको बोलते हैं डिमांड लायबिलिटीज का सिंपल मतलब है कि जब मैं चाहा अपना पैसा बैंकों से निकाल लिया, जिसमें सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट आते हैं। लेकिन कुछ होता है टाइम लायबिलिटीज, जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा हम लोग बैंकों में जमा करते हैं और उसको कुछ दिन बाद अपना पैसा नहीं, जैसे हम लोग FD करवाते हैं, जैसे हम लोग RD करवाते हैं। 5 साल के लिए मैंने FD करवा दिया, तो 5 साल से पहले जनरली लोग पैसा निकालते नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल अगर पूछ दिया कि जो फिक्स डिपॉजिट है, क्या केवल वह टाइम पूरा होने के बाद ही निकाला जा सकता है? क्या स्टेटमेंट गलत है या सही है? गलत है। अब मेरा अगर मन करेगा तो मैं 5 साल की जगह 2 साल बाद ही पैसा निकाल सकता हूँ, लेकिन जितना मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए उस पर उतना नहीं मिलेगा। भाई अगर बैंक आपको 5 साल के पैसा अपने पास जमा करवा रही है, तो बैंकों के पास पैसा कहाँ से आएगी? तो वो भी तो पैसा कहीं ना कहीं अपना पैसे लगाएगी ना बैंक, तभी तो उसके पास पैसा ही तो आपको देगी ना। बैंक क्या है, ऐसा नहीं कि बैंक में हम लोग पैसा जमा कर दिया तो बैंकों के पास पैसा हमेशा में रखा हुआ, नहीं, वो भी अपना पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में सर्कुलेट करवा रही है, तभी तो उसको वहां से प्रॉफिट होगा, तो हम लोग को प्रॉफिट देगी वो। ठीक है ना? तो हिंदी के साथ थोड़ा सा इंग्लिश भी जान जरूरी है। आप इंग्लिश जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होशियार हैं आप लोग। हो गया? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला है कि भारत में 2010-11 में सबसे कम उत्पादक क्षेत्र कौन था? चलिए बताइए, आप बताइए दो आंसर इसका। हाँ, और सेकेंडरी के साथ कितने लोग? इधर, इसमें, इधर आप, इधर आप लोग, अच्छा आप लोग हैं। और तृतीय के साथ कौन है? तृतीय सेकेंडरी 2, सेकेंडरी 1, इधर 2, और इसमें भी कोई है क्या साथ में? इसका काउंट ही नहीं है, 3 ही में होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब देखिए क्या बोल रहा है सवाल, सिंपल समझना है। भारत में 2010-11 में सबसे कम उत्पादक, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ भी ऐसे पूछ दिया, कम उत्पादक अगर जब भी पूछेगा आंसर, जब भी पूछेगा, पिछले 70 साल, पिछले 80 साल, उसके बाद हमेशा हम जाएंगे प्राइमरी सेक्टर के साथ। बोला कि सबसे कम उत्पादक, यानी उत्पादक का मतलब कि कौन भारत के जीडीपी में सबसे कम योगदान दे रहा है। तो 10-11 ज्यादा दिन नहीं, अभी 10 साल पहले की बात हो रही है, समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा प्राइमरी सेक्टर का योगदान अभी सबसे कम है। जब उसका योगदान सबसे कम है तो हाँ, इसका मतलब अब उत्पादन भी बहुत कम हो रही होगी, तभी तो उसका योगदान सबसे कम है ना भारत के जीडीपी में। तो आंसर क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10-11 न देकर मान लीजिए कि 1980-90 दे दिया,
तब भी हम लोग आंसर मारेंगे प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि कम बोल रहा है ना, सबसे कम। अगर ज्यादा बोलता तो हम लोग मारेंगे इसमें तृतीय क्षेत्र। सबसे कम बोल रहा है। सवाल पूछिए, इन इंडिया वाज द लीस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन 2011-12, 2010-11। अब 50 बोले तो प्राइमरी थोड़ी ना होगा। जब 50 बोलेगा तो 50 में तो प्राइमरी सेक्टर का दाम सबसे ज्यादा था, इसलिए तो मैंने 80-90 लिखा। मैं क्यों नहीं 50 लिख दिया है ना। तो यहाँ आंसर क्या होगा इसमें, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अभी तो है ही, अभी तो प्राइमरी सेक्टर सबसे कम है लगभग। पर इसका तो, इस पे तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो प्राइमरी आएगा, नहीं तो तृतीय का आएगा, क्योंकि द्वितीय का तो बात ही नहीं होती है भारत में। अगर द्वितीय की बात हो ही रहती भारत में तो भारत राज्य विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में रहता। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि सरकार को हम लोग दोषी ठहरा दे, चाहे किसी को भी, बहुत सारे कारण है। एक तो लोगों की माइंडसेट बहुत अलग है। हम लोग प्राइमरी सेक्टर सीधे कूद कर आ गए सर्विस सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में, क्योंकि सरकार यहाँ पर लगी लोगों को नौकरी देने। भाई नौकरी जब मिलेगी तो लोग क्यों चाहेंगे मैं अपना बिजनेस करूं, पैसा कमाऊं। बिजनेस करने में रिस्क भी तो है ना। यहाँ पे फ्री में मुझे बैंक में नौकरी मिल रही है, रेलवे में नौकरी मिल रही है, एसएससी में नौकरी मिल गई, तो लोगों के लिए आसानी थी सारा चीज़, कूद के लागे इधर आने। अब ना नौकरी नहीं मिल रही है, उस समय मिल रही थी ना। पकड़ पकड़ के लोगों को बना दिया गया, जाओ आर्मी में जाओ भाई, देश के लिए शहीद होइए, अच्छे से देश के लिए सेवा कीजिए, है कि ना। चलिए, इस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अब यहाँ पे बताएंगे, इसीलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन लाया गया है। बोल रहा है कि भारत में 1970-71 से लेकर 2010-11 तक किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। सबसे अधिक अगर बोलेगा तो हमेशा किसके साथ जाएंगे हम लोग, तृतीय क्षेत्रों के साथ जाएंगे। और तृतीय क्षेत्रों को हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है, दोनों को सेवाएं प्रदान करने का काम करता है, सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है। दूसरा बात इसमें है, इसके एग्जाम्पल बैंकिंग, डॉक्टर, नर्स, वकील, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सारे के सारे इसके एग्जाम्पल आते हैं। कोई दिक्कत समझने में। और यह भारत के जीडीपी में अभी वर्तमान में लगभग 55 to 56%, 55 to 56% अपने भारत के जीडीपी में अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या इसी के पीछे तो भाग रही है ना। बेरोजगारी का भी एक बहुत बड़ा कारण है, बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण सर्विस सेक्टर का विकास होना। समझ रहे हैं ना। अगर हम लोग का इंफ्रा तैयार रहता, सरकार सब कुछ तैयार रखती है वहाँ पे, तो हो सकता था कि हम लोग तृतीय से पहले द्वितीय को हम लोग ज़्यादा ध्यान दिए रहते, लेकिन उस तरह से कुछ हो नहीं पाया। एक तो कैपिटल की कमी है, जगह की कमी है, इंफ्रा उस तरह का तैयार नहीं है, लोगों की माइंड सेट नहीं है। मेंस में भी अगर आए तो सब लिखना है। पेपर वर्क तो करवाता है, इतना आसान नहीं है चीज़ों को। चलिए थोड़ा बहुत पीछे का हम इसको हटाते हैं, आगे आते हैं इसमें। चलिए इसका आंसर बताएंगे। बोला एक देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं मुख्यतः। तो सिंपल है कि भाई देश में आधे से अधिक 65%, अभी मैंने बताया कि आधा जनसंख्या उसी में है ना, तो क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। जब हम लोग टैक्स सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें एक होता है सेस और सरचार्ज, एक प्रकार से दोनों टैक्स ही हैं, सेस और सरचार्जेज। क्या होता है, किसको पता है सेस और सरचार्ज होता क्या है? हिंदी भी वही है हम बताइए। नहीं, सेस, CESS, सेस एक होता है, हम बैठ हुए। सरचार्ज का मतलब होता है अधिशेष करना। हाँ, टैक्स के अलावा जो सब विकासात्मक कार्य के लिए जो अलग से 2-3% टैक्स दिया जाता है वो शेष के रूप में दिया जाता है। और सरचार्ज फिर वही है सर। वो क्या है, तब दोनों तो एक क्यों आता, दोनों अगर सेम रहता। देखिए सेस सरचार्ज में अंतर क्या है। सेस का सिंपल मतलब है कि जब ये लागू होगा तो भारत के सारे नागरिकों पर लागू किया जाएगा। इसका रेट सामान्यतः कम होता है सेस का, और जब ये लागू किया जाएगा सरकार के द्वारा तो किसी खास उद्देश्य के द्वारा लागू किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सरकार को लग रहा है यहीं पे एग्जाम्पल से कि भाई मछली का उत्पादन हम लोग के उतना नहीं हो पा रहा जितना चाहिए, तो सरकार क्या करेगी, सेस लागू कर देगी। सेस अभी वर्तमान में 4% रखा गया है जो सभी लोगों पर लागू है, और हमेशा बजट के साथ आता है
और बताया जाता है कि भाई अभी शेष लागू की गई है सरकार के द्वारा। सरकार को लग रहा है कि भाई मछली के उत्पादन जितना भारत में रिक्वायरमेंट है उतना नहीं हो पा रहा है, मछली उत्पादन या मछली उत्पादन जो भी है नहीं हो पा रहा है, तो सरकार क्या करेगी, मान ली कि सरकार शेष लागू यहाँ पर कर दी, ठीक है। अब यह भारत के सभी नागरिकों से लिया जाएगा पैसा। मान लीजिए कि सरकार को टोटल 1000 रुपये यहाँ पर कलेक्ट किया गया शेष के द्वारा। तो ध्यान देंगे, शेष जब सरकार लागू करेगी और इसके द्वारा जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा, सरकार क्या बोल के करी है कि भाई मछली का मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो ये पैसा हमेशा मछली के प्रोडक्शन पर ही खर्च होगी। ऐसा नहीं है कि सरकार बोली आपसे कि भाई मुझे मछली के प्रोडक्शन के लिए पैसे लेना है और सरकार किसी अन्य सेक्टरों के विकास पर पैसा खर्च कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। खर्च करेगी, लेकिन ये जो सरचार्ज है, जो सरचार्ज है ये भी एक प्रकार से टैक्स है, लेकिन इसका रेट ज्यादा होता है। अभी वर्तमान में इसका रेट 30% है, ठीक है ना। और ये भी सरकार किसी खास उद्देश्य से ही लगाती है। फिर एग्जाम्पल, मान लीजिए सरकार फिर बोलेगी कि मछली के उत्पादन के लिए मैं सरचार्ज लगा रहा हूं। इसके द्वारा जो पैसा, मान लीजिए कि 1 लाख रुपया इसके द्वारा कलेक्ट की गई, क्योंकि इसका रेट ज़्यादा है, तो सरकार हो सकता है कि यहाँ पर मछली उत्पादन के साथ साथ किसी अन्य सेक्टरों के विकास पर पैसे को खर्च कर सकती है। ये बेसिक अंतर है दोनों में। शेष जिस उद्देश्य से बोला जाएगा केवल उसी उद्देश्य पर, सरचार्ज जिस उद्देश्य पर बोला जाएगा उसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य पर भी खर्च किया जा सकता है, और यह सभी लोगों पर लागू नहीं की जाती है। भारत के सभी नागरिकों पर यह लागू नहीं की जाती है। एक क्राइटेरिया दी गई कि जो जिसका इनकम मिनिमम 50 लाख रुपया है साल का, केवल वैसे लोगों पर ही सरचार्ज को लगाया जाता है जिसके पास, जिससे ज़्यादा हेवी अमाउंट सरकार के पास रेवेन्यू के रूप में आती है। इसीलिए सरकार, जो हम लोग भले यहाँ बैठ कर गलिया ले बिजनेसमैन को, सरकार बहुत सपोर्ट करती है, बहुत पैसा आता है इसके द्वारा वहाँ से। तो जो वहाँ से इतना पैसा देगा तो सरकार थोड़ा बहुत तो करेगी ना उन लोगों के लिए, अडानी अबानी जो भी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नरेगा के बारे में बात कर रहा है। सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? तो 2005 में लागू किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था भाई? हाँ, कि भाई आपको एक साल में कम से कम 100 दिन रोजगार मिलना ही चाहिए, 100 दिन रोजगार मिले, ठीक है। दूसरा बात, इसमें बोला कि भाई आपका जो घर है, आपके घर से लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में, 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको काम मिलना चाहिए। अच्छा, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपका वेतन टाइम पे नहीं मिल पा रहा है तो बाद में महंगाई भत्ता जोड़ के उसमें मिलेगा। हाँ, मतलब ये सारा कंडीशन दिया गया है, लेकिन याद रखना हमको ये वाला चीज़। नरेगा 2005 में लाया गया था, बाद में इसका नाम मनरेगा कर देगा, महात्मा गांधी उसमें जोड़ दी गई, ठीक है ना। तो किसके सरकार में आई होगी? कांग्रेस में ही आई थी। कांग्रेस बहुत अच्छा काम भी किया देश में, ऐसा नहीं लेना है। अच्छा, थोड़े राहुल गांधी आजकल कितना मेहनत कर रहा है बंदा, वो यही सिंपल है, वही सवाल है। 2005 के तहत जो सभी काम करने में सक्षम है, तो कितना? 100 दिन, ठीक है ना। चलिए इसको बताएंगे, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको बताना होगा। दिख रहा है ना आप लोगों को इधर से? अरे इधर रहूं मैं, तो उधर से दिखेगा उन लोगों को। चलिए, डी माने 4, सब लोग कंफर्म है ना डी के साथ? चलिए आप बताएं कैसे डी होगा संगठित क्षेत्रों में? बताएंगे, बैठ के बताएंगे, बैठ के बताइए। पहले तो बिना देखे बताइए कि संगठित क्षेत्र होता क्या है। कल मैंने बताया था क्या क्या होता है उसमें। वो तो इंग्लिश हो गया, डेफिनेशन बताना है। आराम से बताइए, घबराना क्यों है, आराम से, गलती या सही।
हाँ और इस पे सर मतलब 8 घंटा काम करना है, इसके बाद मतलब आप फ्री हैं। हाँ, 8 घंटे के बाद अगर काम करें तो आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। हाँ इसी सोच कर लोग काम करता है, मिले नहीं मिले सेकेंड ही बात, लेकिन काम करना पड़ता है। यानी संगठित क्षेत्र का सिंपल मतलब ये है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो सब कुछ एक प्रकार से क्या है, ऑर्गेनाइज तरीके से है। आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, सारे के सारे चीज़ यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी। सबसे जरूरी इसमें जॉब सिक्योरिटी। देखिए एक और बात है, 2020 में जो कोरोना आई थी ना, उसके बाद बहुत सारे चीज़ों को क्लियर कर दिया वो। इससे तो पता चल गई है कि भाई प्राइवेट जॉब में बहुत खतरा है। कोरोना के पहले प्राइवेट कामों में लोग, अभी भी ऐसा नहीं प्राइवेट लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे मोटे प्राइवेट काम कर रहे हैं उनको बहुत डर है अंदर से। और छोटे मोटे क्या, बायजू जैसी कंपनी दिवालिया हो गई। अनअकैडमी अभी लगभग 300 लोगों को बाहर की है। अनअकैडमी बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता हो, सबको पता होगा। जितनी भी इरटेक कंपनियां हैं ना, जो ऑनलाइन जो एजुकेशन वाली जो है, बहुत सभी की स्थिति खराब है। इसके वजह बहुत बड़ा कारण भी है। पहले क्या था कि सारा मार्केट एक जगह सेंट्रलाइज हो गई थी, बायजूज में, अनअकैडमी में। अब क्या हुआ है कि हर जगह, अपने जिला में देखेंगे कि जिला में भी आजकल कोचिंगें ठीक ठाक चल रही है। ये कब से मामला हुआ है, 2020 के बाद जो कोरोना आई है ना, उसके बाद लोगों को लग गया है कि मार्केट कब बंद हो जाए, और उसके बाद सारे कोचिंगों की स्थिति खराब है। अभी दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी जिसमें 3-4 लोग का डेथ हो गया, 3-4 बच्चों का। बेसमेंट में जो वो लोग लाइब्रेरी में थे, एक पानी भर गया, फट गया पाइप वहाँ पे, वो जो पाइप थी बगल में। पता नहीं कि पाइप से फटा हो, एक सुने में करंट भी उसमें आ गया था, काबू जैसे भी हो, मतलब डेथ हो गया 3-4 लोगों का। उसके बाद एकदम अभी मुखर्जी नगर एकदम बंद चल रही है। सारे कोचिंगों को अब वो नोएडा शिफ्ट करवा रही है सरकार वहाँ से, क्योंकि जहाँ कोचिंग कहाँ पे चलेगी, जो कमर्शियल एरिया होगा। मुखर्जी नगर जो आप इसमें कोई गया होगा तो कमर्शियल एरिया है नहीं मुखर्जी, ठीक है ना, वहाँ पे लेकिन चल रहा था। अच्छा, बेसमेंट में चल रहा था। बेसमेंट में क्या खतरा है कि अगर एकाएक कुछ हो गया, अरे भाई जहाँ पर एक साथ 500-600 लड़के बैठ रहे हैं, कुछ भी हो गया, भगदड़ में तो एक आध लोग मरेंगे ही मरेंगे। 2 रास्ता भी अगर कर दिया गया, एक रास्ते आना एक रास्ते जाना है, चाहे 2-2 रास्ता भाग, 500 लोग एक साथ भागेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम निकल जाओ फिर मैं निकलूंगा, उसमें तो ऐसा नहीं होगा। उसमें तो भाई पहले बचा लो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। हम लोग के सामने की बात है, अभी दृष्टि मैंने ऐसे ही एक बार क्लास चल रही थी 8 घंटे, मतलब उसको क्या बोलते, डेमो क्लास है। तो हम लोग क्लास करने गए थे, विकास सर का क्लास था। तो थोड़ा बड़ी सपना था कि भाई मैं भी देख लूँ विकास को बहुत नज़दीक से, कि भाई कैसे हैं वो, भगवान से कम तो है नहीं हो, जो भी हो। तो हम लोग गए थे देखने। तो हम लोग 3 घंटा पहले जाकर लाइन में लगे हुए थे कि जिस रूम में उनका क्लास था ना, उसमें 4 रूम पैक था। 4 रूम में प्रोजेक्टर पर क्लास चलता, एक रूम में वो आते लाइव रहते। तो हम लोग उसी के लिए गए थे। हम लोग भाई खाना नहीं खाना, जाना है उसी में। हम लोग बैठे आए, उनकी क्लास होकर निकले, और एक इकोनॉमिक्स का टीचर है डी कुमार, वो आया उसमें। उसी टाइम एट ए टाइम भूकंप आ गया वहाँ पे, सुनना रहे ना, 17-18 के आसपास में भूकंप आ गया। अब मैं देखा, हम लोग 3-4 दोस्त थे बैठे, बोले भाई पानी क्यों हिल रहा है यार बोर्ड वहाँ पे। तो बोला कि अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हिला रहा होगा वो। हाँ बोलेगा अच्छा ठीक है। तो मैं अब उठ कर मैं तैयारी में था कि चलो ठीक है तुम बैठे रहो, मैं निकलता हूँ, फिर नीचे मिलेंगे हम लोग बाहर। तो लड़का से बोले सर भूकंप आ गई, भूकंप आ गई। बोला यार भूकंप नहीं यार, बैठिए आप लोग। अब डी कुमार है थोड़ा बूढ़ा, अब वो पहले क्या करे, धीरे से निकला और भाग गया बाहर वो। सारे लड़कों को बैठा कर वो पहले निकल लिया वो। उसको पता है कि अगर लड़के भागे तो मैं इसी में मर जाऊंगा। अब एक साथ भगदड़ हो गई। हम लोग क्या करें कि हम लोग गेट के बगल में ही बैठे थे, तो मैं तुरंत निकल गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 3 सेकंड में 3rd फ्लोर से नीचे आ गया था। इतना तेज दौड़ रहा था मुझे। मैं जान बचेगी तो सोचा जाएगा, फिर पढ़ लेंगे हम लोग, पढ़ लेंगे बाद में। उसके बाद क्या हुआ, वो उसमें भगदड़ हो गया। 2 लड़की 2nd फ्लोर से गिर गई सीधे नीचे, सीढ़ी के बगल से ही। संजोग हुआ क्या कि वहाँ पर रखा है 10 मतलब 50-100 बाउंसर है सब। कहा पता कैसे वो लड़की रुक गई, मैंने उनका हाथ टूट गया। 2 लड़कियों का, एक हाथ एक पैर, भगदड़ में। वो लोग भी आए थे विकास सर को देखने। फिर क्या हुआ,
विकास सर बोले कि भाई इलाज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा वो क्या सोच रहा है 50-60 हज़ार लाख रुपया को, करवा दिए इलाज सबका वो। तो यही दिक्कत है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या मैं बोल रहा हूँ कि मामला थोड़ा है। तो 2020 के बाद से बड़ी स्थिति एकदम चेंज हो गई है। मेरा जिला है, वहाँ पे एक बीपीएससी का कोचिंग चलाता है, मुझे लग रहा है कि दिल्ली में जो लोग पढ़ा रहे होंगे ना अच्छे से कोचिंग, वहाँ से ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो। दिक्कत क्या है कि आजकल लोग जाना नहीं चाहता है दूर दूर। अब जिसको मन नहीं मैं दिल्ली जा कहीं पढ़ूंगा तो अलग बात है, लेकिन जनरली लोग चाहते नहीं कि ऑनलाइन सारा सुविधा मिल रहा है। जो हम लोग वहाँ पे 2.5 लाख रुपया देकर पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे मिल जा रहा है मात्र 20,000 30,000 में क्लासेज, सेम टीचर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। अंतर कुछ नहीं है, क्लासरूम में बैठने पर ऑनलाइन पर कुछ अंतर नहीं है, सारे के सारे चीज़ आपको मिल रहे हैं वहाँ पे। तो इसमें क्या होगा आंसर? संगठित क्षेत्र। तो बोला कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी मैंने बताया था, उनसे केवल निश्चित संख्या में घंटे काम, यानी जनरली कितने 8 घंटे, अगर ज़्यादा होगा तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। यदि वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें दिया भी ओवर टाइम का भुगतान करना होगा। तो आंसर सारा का सारा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे है, चलिए इसको बताइए तो देखते हैं कौन आंसर सही बता रहे हैं यहाँ पे। बोला कि असंगठित क्षेत्रों की विशेषता छोटी और बिखरी इकाइयां हैं जो काफी हद तक डॉट के नियंत्रण से बाहर है। हाँ, मैंने बताया था कि जो असंगठित क्षेत्र है यह सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का सामान्यतः पालन नहीं करती है। तो जब सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगी तो सरकार के कंट्रोल से बाहर है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। बोला है कि चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग। बोला है कि असंगठित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बोला है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं जो छोटे मोटे काम करके स्वयं कार्यरत हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये भी सही है। दूसरा बोला है कि रोजगार सुरक्षित नहीं है क्योंकि संगठित क्षेत्र में ही जॉब सिक्योरिटी है, असंगठित क्षेत्रों में जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो ये भी सही है। लोगों को बिना किसी कारण के छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, ये तो एकदम कंफर्म सही, और को गलत भी डाउट भी है तो आंसर क्या हो सकता है? डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये भी है, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोला निम्न में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए कितने लोग डी के साथ हैं और कितने लोग सी के साथ हैं? कितने लोग सी के साथ है? हाथ उठाइए थोड़ा देखो मैं। सी 1 2 3 4 और डी के साथ? तब ऐसा कीजिए आप लोग 25 सबके साथ आ जाइए आप लोग। देखिए ए तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अब दो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण, जहां भी निर्माण शब्द लगेगा वो हमेशा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत आएंगे, तो ए भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सॉरी यही होगा आंसर। बोला है कौन नहीं आता है? नहीं आता है ना, तो ए तो आता है, ए भी आता है, ए नहीं आता है। खान पान में होटल, अरे भाई तो होटल में आपको सर्विस तो दी जा रही है ना, सर्विस ही तो मान के चलिए कि आप रोड के किनारे बर्गर खा रहे हैं 30 का दे रहा है, और वहीं गए मैकडी में खा रहे हैं बर्गर बैठकर 150 का आएगा या 100 का आएगा, अंतर कुछ नहीं है। रोड वाला अच्छा टेस्टी लगेगा, उसमें थोड़ा उसमें भी जाकर गर्दा उर्दा भी बैठेगा, अच्छा लगता है वो खाने में। हाँ ये भी है सच में। ठीक है। चलिए बोला काली क्रांति में किससे संबंधित है? हमेशा जब भी काली क्रांति के बारे में बात होगी हमेशा कच्चे तेल का उत्पादन होगा। समझ में? कच्चे तेल का उत्पादन काली क्रांति से संबंधित है, कोई डाउट? बोला कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो संसाधनों के आवंटन से संबंधित है। चलिए इसका आंसर बताइए। बोला है सवाल क्या कि अर्थशास्त्र की वह शाखा, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो संसाधनों के
आवंटन से संबंधित द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज। अब देखिए आपको पता है कि जो ब्रांचेज है इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेज है ना, कौन कौन ब्रांचेज है? एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। अब यहाँ पे सिंपल थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि संसाधनों को आवंटन करना, एलोकेशन करना है, तो क्या माइक्रो में ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि माइक्रो में हमेशा इंडिविजुअल के बारे में बात की जाती है, इंडिविजुअल के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी माइक्रो में, और मैक्रो में किसके बारे में बात की जाती है? एट नेशनल लेवल के बारे में बात की जाती है, नेशनल लेवल के बारे में बात की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर और थोड़ा डीपली चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि उस इंडिविजुअल का इनकम कितना है और डिमांड कितना कर रहा है, कितने चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, कितने चीज़ों की सप्लाई कर पा रहा है। जिसमें लॉ ऑफ डिमांड इसका एग्जाम्पल हो सकता है, सिंपल लॉ ऑफ डिमांड हो सकता है, टाइप्स ऑफ गुड्स हो सकते हैं, सारे के सारे चीज़ इसमें आ सकते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितना भी चीज़ हम लोग को दिख रहा है, इन्फ्लेशन, महंगाई, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। और इकोनॉमिक्स में जो हम लोग को जनरली पढ़ना पड़ता है, हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम लोग ज़्यादा यहीं पढ़ते हैं ना, सवाल भी यहीं से आता है, लेकिन हम लोग इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। लॉ ऑफ डिमांड इसी के अंतर्गत आता है, सारा का सारा चीज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोला है कि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? सबको पता है, सबको कंफर्म है? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत होगा या उत्पादक का सिद्धांत होगा? कंफर्म मतलब मान लूं मैं? चलिए मान लेता हूं, आप लोग बोल रहे हैं तो। चलिए समष्टि अर्थशास्त्र को, चलिए यहाँ पर और आगे है, समष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर आधारित है, ये तो ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? समझ में आ रहा है? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ना, तो दोनों अलग आंसर बताएंगे, दोनों का अलग अलग। चलिए बताइए तो आप क्या होगा इसका आंसर? हाँ, कि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? बैठ के बताइए, बैठ के, नंबर आएगा खड़ा होने का। मतलब सब लोग इसके साथ है ना? अच्छा, धन का सिद्धांत, अच्छा ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं? आय का सिद्धांत, अच्छा ठीक, चलिए ये नहीं हो सकता। ए वाला, अरे मैक्रो में भी तो आता है, आता तो है ना। अच्छा चलिए इसको हटा देते हैं, या तो ये होगा चाहे ये होगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, सिंपल यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों का आंसर सेम होगा। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत उसको भी होगा आंसर, इसमें भी होगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे, बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है कि अगर थ्योरी ऑफ मनी होगा, थ्योरी ऑफ मनी, मान लीजिए अगर ऑप्शन में राष्ट्रीय आय का सिद्धांत न देकर मनी का सिद्धांत, धन का सिद्धांत दे रहा है, आंसर में उसके साथ जाएंगे। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल हम लोग एक आदमी के बारे में बात करते हैं, एक आदमी के बारे में, और यहाँ पे हम लोग पूरे लोगों के बारे में बात करेंगे। तो सैंपल वहाँ पर भी सिंपल बात वही है, लेकिन यहाँ पर लगा दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसीलिए हम लोग इसके साथ आंसर जाएंगे। किसके साथ? बी के साथ जाएंगे, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहता और बोलता है कि ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात कीजिए और क्या कहेंगे, तो हम लोग हमेशा किसके साथ जाते हैं? धन का सिद्धांत के साथ जाते हैं। कोई दिक्कत समझने में? क्योंकि यहाँ पर लगाया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था सिंपल बात कि माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल लेवल पे बात करता है। यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं की जाती है, यहाँ पे पूरे लोगों की इनकम के बारे में बात की जाती है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय को हम लोग, अगर हम जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे जीडीपी जीएनपी, तो राष्ट्रीय आय को हम लोग क्या बोलते हैं? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, राष्ट्रीय आय को हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन क्या हम लोग नेट नेशनल इनकम को हम सीधे बोल सकते हैं क्या नेशनल इनकम देश का?
फिर समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कि नेशनल इनकम, यही बोलते हैं ना, राष्ट्रीय आय इसी को बोलते हैं। लेकिन क्या मैं सिंपल इसको बोल सकता हूँ? ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। जब हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट का जब हम लोग कैलकुलेटर फैक्टर कॉस्ट पर करेंगे तभी जाकर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वह देश का राष्ट्रीय आय है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में बहुत अंतर है या उसको हम लोग बेस प्राइस बोल सकते हैं, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे ही किसी भी देश का एक्चुअल डाटा प्राप्त हो पाता है, जिसको हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के रूप में भी देखेंगे आगे। कोई दिक्कत समझने में? तो जब एनएनपी की गणना जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट पर करेंगे तब उसको हम लोग बोलेंगे वो उस देश का क्या है, नेशनल इनकम है। और जब हम लोग उस देश का नेशनल इनकम में हम लोग उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को प्राप्त क्या होता है, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। किसी कोई डाउट है समझने में? समझ में आ रहा है सबको? हाँ बोलिए। हाँ, आय का सिद्धांत क्यों नहीं? यहाँ पे सिंपल ही नहीं हो सकता है कि यहाँ पर आय के सिद्धांत के बारे में हो सकता है कि आप किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात भी कर रहा हो। यहाँ पर मतलब डायरेक्टली बता तो नहीं रहा है ना कि मैं किसकी आय के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर तो आय में दो तरीके से हो सकता है, एक आय इंडिविजुअल का भी हम लोग कर सकते हैं और एक आय हम लोग पूरे देश का भी कर सकते हैं ना यहाँ पर आय। लेकिन बात किसके बारे में बात कर रहा है? यहाँ मैक्रो के बारे में बात कर रहा है। तो जब मैक्रो के बारे में बात कर रहे हैं तो आय उसमें भी आता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, राष्ट्रीय लगाते हैं, सिंपल। वही तो मैं बोला अगर यहाँ पे नहीं दिया रहता तब हो सकता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है अगर नहीं दिया रहता तब। लेकिन देगा ही नहीं, देगा तो कैसे हम लोग पता कर पाएंगे भाई किसके बारे में बात कर रहा है? वो सवाल भी तो देखना है किसके बारे में पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। कोई डाउट समझने में? आगे चलें। आप क्या पूछ रहे थे बताइए? क्या? हाँ नहीं, मैं सिंपल ये बोला हूँ, आपका बात सही। मैं यहाँ पे सिंपल ये बात बताने का प्रयास किया हूँ कि जब भी जीडीपी हम लोग निकालेंगे, जीडीपी निकालें या जीएनपी निकालें, तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना। अगर सिंपल मैं बात करूँ तो ये बहुत दुख दे रहा है। जैसे मान लीजिए जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, यही चार है मैक्सिमम, यही ना है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और जीएनपी, अब एनएनपी। लेकिन जीडीपी को भी हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। जीडीपी पहले हम लोग मार्केट प्राइस निकालेंगे, उसको फिर हम लोग बदलेंगे फैक्टर कॉस्ट पे, फिर इसको भी हम लोग यहाँ से दो तरीके से निकालेंगे, मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे। ऐसे करके फिर इसका भी दो होगा, फिर इसका भी दो होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम लोग देश का एक्चुअल राष्ट्रीय आय निकालना होगा, एक्चुअल आय, जैसे मान लीजिए किसी देश का जीडीपी लगातार बढ़ रहा है, तो जीडीपी बढ़ने के दो तरीके भी तो हो सकते हैं। हो सकता है कि उस देश का उत्पादन नहीं बढ़ रहा हो, केवल महंगाई बढ़ रही हो। आज किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपया है और उस वस्तु का मूल्य अगले फाइनेंशियल ईयर में 7 रुपया या 8 रुपया हो गया, और उत्पादन जो पहले 5 होता, आज भी उत्पादन उतना ही हो रहा है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि देश का जीडीपी ग्रोथ कर रही है? और वहीं तो मैं रियल जीडीपी के बारे में बात करूं। मैं सिंपल बोल रहा हूं, किसी भी देश का जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो केवल पैसा बढ़ जाना हम लोग ग्रोथ नहीं मानेंगे, जब तक उसका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। उत्पादन पहले भी 5 होता था और उत्पादन आज भी 5 हो रहा है। किसी भी वस्तु का मान लीजिए उत्पादन सेम है और उसकी ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है कि उस देश का जो जीडीपी बढ़ रही है मार्केट प्राइस पे बढ़ रही है, जिसमें हो सकता है कि सरकार के द्वारा लिया गया इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा हो, या सरकार के द्वारा जो महंगाई है वो महंगाई बढ़ के चलते उसका आकार बड़ा होता जा रहा है। हो सकता है ना। जब तक किसी भी देश का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो हम लोग एक्चुअल ग्रोथ नहीं मान सकते हैं। ग्रोथ है लेकिन एक्चुअल ग्रोथ नहीं है। तभी तो कॉन्सेप्ट लाया गया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। मान लीजिए कि मेरा भारत का जीडीपी आज 100 रुपये की है और कल वह हो गई 120 रुपये की, तो कोई भी आम आदमी बोल सकते हैं भाई हम लोग का देश का जीडीपी 20 रुपया बढ़ गया, 100 से 120 हुआ तो 20 रुपया बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे देखें क्या उत्पादन भी बढ़ा है? अगर उत्पादन नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा और केवल प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब है कि देश में महंगाई अपने चरम सीमा पे है। या हो सकता है कि सरकार अपनी टैक्स के रेट को बढ़ा दी है, सरकार किसी अन्य प्रकार के टैक्स को लागू इम्पोज कर दी है देश में। हम लोग देखेंगे थोड़ा, मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने का प्रयास करूँ।
किसी भी देश का जीडीपी, मैं बता दे रहा हूं, किसी भी देश का जीडीपी, भारत हो, अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान अगर है तो पाकिस्तान, किसी भी देश का जीडीपी हमेशा नॉमिनल जीडीपी पर निकाला जाता है, नॉमिनल रेट पर, मार्केट प्राइस पे। रियल जीडीपी इसलिए निकाला जाता है ना, कुछ देश का एक्चुअल कैरेक्टर पता चल जाएगा। मान लो अगर हम लोग बोलें कि मेरा देश का जीडीपी 550 ट्रिलियन डॉलर, मान लीजिए ट्रिलियन डॉलर, 500 ट्रिलियन डॉलर मान लीजिए, हो सकता है कि जब उसको हम लोग रियल निकालेंगे ना, हो सकता है घट कर 300 पर आ जाए। इसीलिए कोई भी देश अपनी जीडीपी मार्केट प्राइस पर बताती है, रियल जीडीपी बेस प्राइस पर नहीं बताती है। बेस प्राइस पर निकालने में बहुत डाउन जाता है जीडीपी, और तब अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करेगा विश्व गुरु के रूप में, दिखाना भी तो है कि भाई क्या है। हाँ, एकदम सारा चीज़ अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, टैक्सेशन के बाद तुरंत वहीं पढ़ेंगे, नेशनल इनकम ही, उसमें सारा बात करेंगे कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और नेशनल और मार्केट प्राइस क्या होती है। अभी बताऊँ कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर आइए, कहाँ चला, क्यों नहीं, अच्छा इसको तो पहले हटवा दीजिए आप लोग। चलिए आओ भाई, ना ना ना
टैक्स सिस्टम जिसको बोलते हैं कर व्यवस्था, कर व्यवस्था। चलिए बोलिए टैक्स होता क्या है? ठीक है, टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है। सरकार जो हमको सुविधा देती है उसके बदले में हम उसको अलग से अच्छा, टैक्स फंडामेंटल राइट्स है या फंडामेंटल ड्यूटीज है? कुछ नहीं है, ना टैक्स है, टैक्स ना ड्यूटीज है ना राइट्स है। अगर ड्यूटीज या राइट्स रहता तब तो बहुत खतरा हो जाती अच्छा हुआ कि नहीं है है कि ना? नहीं तो भाई लोग पटक पटक कर टैक्स लेती सरकार हम लोगों से। अच्छा, दूसरी बात है कि टैक्स, जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं, मान लीजिए सिंपल कि टैक्स के दायरे में सब लोग आते हैं, तो क्या सभी लोगों को टैक्स ईमानदारी से देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? कितने लोग देते हैं ईमानदारी से?